नमस्कार, मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। जस हिंदी के इस बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के स्ट्रेट टॉक में हम एक नहीं दो मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे भारत में बनने जा रही मोदी सरकार की। नरेंद्र मोदी को एनडीए ने अपना नेता चुन लिया है, सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जा चुका है और तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी की कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे दिखने वाले हैं, इसको लेकर लगातार विश्लेषणों का दौर जो है वो चल रहा है। क्या क्या मुद्दे तीसरे कार्यकाल में मोदी के सामने महत्वपूर्ण रहेंगे और सबसे बड़ी बात, इन मुद्दों पर क्या मजबूत सहमति दिखने वाली है। आज का जो दूसरा मुद्दा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। नीट परीक्षा के रिजल्ट आए हैं और इसमें धांधली के आरोप लग रहे हैं। छात्रों ने इस रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंकाएं जताई हैं। कांग्रेस ने ये मांग की है कि पेपर लीक हुआ और अब रिजल्ट में धांधली के आरोप हैं। होनहार छात्रों के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, एक उच्च स्तरीय जांच समिति से इसकी जांच होनी चाहिए। आइए आप सभी दर्शकों को स्ट्रेट टॉक के पहले मुद्दे पर लेकर चलते हैं। कौन होंगे मोदी के बड़े मिनिस्टर। संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान को माथे पर लगाकर पीएम मोदी ने क्या संकेत देने की कोशिश की है और क्या ये विपक्ष इंडिया के आरोपों का एक किस्म से जवाब है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में कौन से बड़े चेहरे होंगे या फिर मोदी 3.0, इसमें क्या क्या मुद्दों को प्राथमिकताएं मिलती हुई नजर आएंगी। कुछ सवाल हमने स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के लिए सामने रखने की कोशिश की है। इन सवालों को समझेंगे हमारे विशेष पैनल के साथ। आइए सवालों पर नजर डालते हैं। पहले, मोदी के लिए 3.0 कार्यकाल में किन बातों की प्राथमिकता रहेगी, किन मुद्दों की प्राथमिकता रहेगी। 2.0 में जो मंत्री रह चुके हैं, क्या वो चेहरे रिपीट हो सकते हैं। कुछ इस तरह की अटकलों की बात हो रही है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हार के बावजूद दोबारा से मौका मिल सकता है। इसी तरह से राजीव चंद्रशेखर जो हार चुके हैं उनको भी मौका मिल सकता है। क्या एनडीए सबसे सफल प्री पोल अलायंस है, जैसा कि दावा पीएम मोदी ने किया है। 10 सालों में एनडीए की स्थिति कितनी मजबूत दिखी है, कितनी सफल दिखी है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही साथ जदयू और तेदेपा यानी कि टीडीपी, इन दोनों की ही सियासी रणनीति को भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो केंद्र के साथ समर्थन के साथ साथ अपने प्रदेश में विकास के रथ को कैसे आगे बढ़ाने की उम्मीदें लगा रहे हैं और इस पर केंद्र से उनको कितना समर्थन मिलेगा, क्योंकि दोनों ही जो स्टेट हैं वहाँ पर मुस्लिम आरक्षण इन दोनों ही सियासी दलों की जो है एक सियासी नीति रही है और इसको आगे इस पर ही बढ़ने का जो है वो बार बार अपना जो है भरोसा दिखाते रहे हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वीरेंद्र वशिष्ठ और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं लोकेश नारंग। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। उत्कर्ष से शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी। सेंट्रल हॉल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है, पहले तो मैं उस भाषण की समीक्षा आपसे समझना चाहूँगी और दर्शकों के लिए भी मैं चाहूँगी कि उनके भाषण को लेकर कुछ स्पष्टता आ जाएगी इस तरीके से, फिर इस मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष सर। देखिए नेहा, प्रधानमंत्री ने आज जब वहाँ अपना संबोधन किया तो सबसे पहले उन्होंने बड़ा पॉलिटिकल एक मैसेज दिया। पॉलिटिकल मैसेज दिया कि उन्होंने संविधान को प्रणाम किया, संविधान को बारे में बात की। उसके बाद फिर 2-3 और बड़ी महत्वपूर्ण बात की अपनी स्टाइल में। उन्होंने कहा, ईवीएम को लेके बहुत बातें की। उन्होंने कहा कि हमें तो लग रहा था कि ईवीएम को लेके चर्चा हो रही होगी, लेकिन अब वो नहीं हुई। और फिर उन्होंने कहा कि लोग समझ रहे थे कि हम हार गए हैं, लेकिन हम हारे नहीं हैं और हम जीत को पचाना जानते हैं, इसलिए हम उत्तेजित नहीं हुए, हम अपशब्द नहीं बोले, उन्माद में नहीं आए। ये सब कुछ कहा प्रधानमंत्री ने जी। और उसके अलावा जो दूसरे घटक दल के लोग थे, नीतीश कुमार का भाषण तो खैर विशेष रूप से उल्लेख करने की जरूरत होगी। उन्होंने बड़े शुभकामनाएं देते हुए सब कुछ कहा, लेकिन बीच में उन्होंने बहुत स्मार्टली अपने स्टाइल में अपनी डिमांड भी वहां पेश कर दी। तो बाकी छोटे दलों के लोगों ने भी शुभकामनाएं दी, वो ठीक है।
वो अच्छा था, एक अच्छा जेस्चर था, उस पूरे बातचीत के भीतर एक अच्छा जेस्चर था। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है ना नेहा की, इस जीत के बाद पहली बार 10 साल कि नरेंद्र मोदी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व के तौर पर जो टर्म रहा है, उसके बाद अभी भी पहली बार अब लोग बहुत निश्चिंत नहीं हो रहे हैं। लोग निश्चित नहीं हो रहे हैं इस बात को, उसके लिए जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सरकार चलेगी, सहयोगी दलों ने भी कहा कि चलेगी, पार्टी के लोग भी कह रहे हैं या उनको कहना भी चाहिए कि चलेगी जी। लेकिन बेसिकली क्या है कि ये जो नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू का जो पुराना रिकॉर्ड रहा है या इनकी जो पॉलिटिकल लाइन रही, राइट, ये दोनों बहुत सबमिसिव होती नहीं है नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से। और इसलिए ये संदेह, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। आजकल हमने देखा है भारत में गठबंधन की सरकारें, एक वक्त था जब जल्दी जल्दी टूट जाती थी, जल्दी जल्दी हम प्रधानमंत्री बदलते देख रहे थे, लेकिन 2004 में भी यूपीए आया, 2009 में यूपीए आया, 2014 में एनडीए आया, 2019 में एनडीए आया, सरकारें तो 5 साल चली जी। लेकिन 2014-19 के बीच में और 4 और 9 के बीच में अलग अलग थोड़ी स्थितियां थी। कांग्रेस बहुत कमजोर थी तो उसकी मजबूरी थी, एक सीएमपी के ऊपर बात होती थी। 14 में नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर थे, 19 में और ज्यादा ताकतवर थे, तो वो उनका एक भरमसाहत था कि बीजेपी नहीं एनडीए सरकार बनाए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी कमजोर, टेक्निकली कमजोर, नंबर गेम। अब नंबर गेम में जब कमजोर आप हो जाते तो आपको स्टाइल बदलनी पड़ेगी। और साथ में 2 ऐसे एलआई जिनमें नीतीश कुमार के बारे में कोई ठिकाना नहीं है जी। भाई नीतीश कुमार 9 बार स्विच कर चुके हैं। यही नीतीश कुमार थे जिसके बारे में अमित शाह ने बिहार में कहा था कि आज से दरवाजे बंद हैं, और पब्लिक मीटिंग में कहा था। बट पॉलिटिक्स है, चलता है, वो सब भूल जाते हैं लोग। लेकिन बेसिक इंस्टिंक्ट अपनी जगह रहती है। चंद्रबाबू नायडू ने बहुत क्लियरली पहले मिनट से अपनी पॉलिटिक्स में ये लाइन रखी कि वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अब देखिए लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों को अतिरिक्त आरक्षण देने को बीजेपी ने इशू बनाया था। अब मजबूरी है कि टीडीपी के साथ उसको रहना है जी। जी, मुझे लगता है कि उत्कर्ष जी की जो आवाज़ है हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लोकेश जी, मैं समझना चाहूँगी, उत्कर्ष जी ने जो बातें यहाँ पर रखी हैं कि पीएम मोदी का जो काम का तरीका है, बड़ी मुश्किलें आएंगी अगर सहयोगी दलों के साथ जो उनकी सियासी पिच है उस पर आगे बढ़कर जो है एक आम सहमति और एक मजबूत सहमति, एक ठोस सहमति जो है वो बन पाए। और एक अनिश्चितता की बात कर रहे थे वो कि जनता निश्चिंत नहीं हो पा रही है कि ये सरकार काम कर कैसे पाएगी। लोकेश जी, थोड़ा निश्चिंतता जनता के लिए रखें। आखिर किस तरह से ठोस आप वादे कर रहे हैं कि स्थिर सरकार रहेगी? देखिए नेहा जी, ऐसा है कि अभी आज हमने एनडीए के जो टोटल अलायंस है उन्होंने मोदी जी को अपना नेता चुना और उन्होंने सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति जी के पास गया जी। और राष्ट्रपति जी ने उन्हें आमंत्रित किया कि आप आइए अपनी सरकार बनाइए। तो सरकार बनने के बाद ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। देखिए, ये सिर्फ एक मीडिया का बनाया हुआ एक परसेप्शन है, अपोजिशन पार्टीज का और मीडिया का, कि ये जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, पर लोकेश जी, मुद्दे जो मुस्लिम आरक्षण का विरोध करते रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, चुनावी रैलियों में यही भाषण सामने आते रहे हैं। टीडीपी कहती है कि वो आरक्षण जारी रखेगी। नीतीश की जो पॉलिटिक्स है वो भी मुस्लिम और महिलाओं की पॉलिटिक्स है। देखिए नेहा जी, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था कि जब हम अलायंस को लेके चलते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ बातें आती हैं जी। तो पर आप सरकार को बनने दीजिए, सरकार काम करेगी तो आपकी ये चिंता भी खत्म हो जाएगी। आज की डेट में ये जो परसेप्शन है ना, ये अपोजिशन का और मीडिया का फैलाया हुआ है। और थैंक गॉड कि अब ये नहीं कहेंगे कि ईवीएम खराब थी या ईवीएम ने हमारा साथ नहीं दिया, नहीं तो आज बात हम कुछ डिबेट किसी और चीज पे कर रहे होते। देखिए, इन लोगों ने जो डेमोक्रेसी का इजाजत बहुत सामान्य सी बात, लोकेश भाई इस चीज को क्योंकि मेंशन किया आपने इसलिए मैं उसमें बात करूंगा कि ये परसेप्शन अपोजिशन तो बना सकता है,
मीडिया क्यों मीडिया क्यों ठीक है लोकेश जी को बात रख वो रिकॉर्ड के ऊपर उत्कर्ष सर, लोकेश जी को बात रख लीजिए जी। सुन लीजिए, आप अपने चैनल पे मत लीजिए। हम लोगों ने पंजाब में सब जगह इलेक्शन देखा है, एक एंटी बीजेपी नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, खासकर पंजाब के मीडिया की तरफ से। एक हर ऐसा तरफ माहौल बनाया गया कि ये लोग आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और पंजाब से बाहर ये जी अपोजिशन पार्टी को हाईलाइट कौन करता है? सोशल मीडिया पे या मीडिया चैनल्स पे आता है ना जी, संविधान की बातें, जो एक नेगेटिव नैरेटिव बनाने की कोशिश करी गई। मैं बड़ी जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूँ। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार तीसरी बार आई है, और ये सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, सब वायदों को पूरा करेगी। आप देखिए पहले सरकार बनने दीजिए। और जो चर्चा करने वाली बात ना उत्कर्ष जी, वो आप भूल गए कि इंडी अलायंस के पार्टनर छोड़ के चले गए। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि हम इनके अलायंस के पार्टनर नहीं है। तो बताइए आज चर्चा किस पे करने की जरूरत है? कि सत्ता नहीं मिली तो आप स्वार्थी हो गए? अगर आपको सत्ता नहीं मिली तो आपने सबसे पहले अलायंस छोड़ दिया, और बाकी कितने दिन रहेंगे ये भी नहीं पता। कांग्रेस तो देश में चर्चा, देखिए हमारी गवर्नमेंट बनने जा रही है, निश्चित तौर पे ज्यादा उपेक्षा, ज्यादा सवाल हमसे होंगे। पर जब आप सीधा सीधा अलायंस दिखा रहे थे तो मैं इनसे पूछिए कि इनके साथी इनको छोड़ के जाने क्यों शुरू हो गए? जी मुझे लगता है कि अगर इस तरह की बात होगी तो कोई औपचारिक ऐलान होगा। वीरेंद्र जी से समझने की कोशिश करेंगे। एनडीए जो ये दावा कर रही है कि हम सबसे सफल प्री पोल अलायंस है, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात सेंट्रल हॉल से कही है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस पर जो आरोप लग रहे हैं कि जो विपक्ष इंडिया गठबंधन है उसके साथ ही अभी से छोड़कर जो है वापस लौटने शुरू हो गए हैं, और इस हिस्से में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी 3.0 इसमें क्या परिवर्तन भारत की जनता के सामने देखने को मिलेगा। और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ वीरेंद्र वशिष्ठ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सर, समझना चाहूंगी कि बीजेपी के प्रवक्ता ने एक आरोप लगाया है कि एनडीए कमजोर नहीं है बल्कि इंडिया अलायंस कमजोर है। वीरेंद्र जी। नेहा जी, आज के कार्यक्रम में मैं भारत के सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने चुनाव में अच्छे से पार्टिसिपेशन किया, और आज उस प्रक्रिया चुनाव के बाद जो होती है कि मैं ग्लोबल इंडियन सिटीजन हूं, तो मैं उसी तरह से बात करूंगा कि जो नई सरकार बन रही है, मेरे को उस सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि जो आज के दिन कल से और आज में परिवर्तन हुआ है वो लोकेश जी की सरकार, जो कि चुनाव के वक्त में लोकेश जी, अनंत हेगड़े जी हमारे सांसद नहीं थे, ज्योति मिर्धा जी हमारे उम्मीदवार नहीं थी, लल्लू सिंह जी हमारे उम्मीदवार नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हम संविधान को बदलेंगे, इसलिए उनको 400 चाहिए थी। तो भारत के लोगों ने, और ये जो चुनाव था ये किसान, नौजवान